नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूं मालती जोशी जी की कहानी बोनस में आशीर्वाद। बिन्नी की शादी हो रही है। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। कौन बिन्नी? इन्होंने पूछा। बिन्नी को नहीं जानते? कमाल है भाई, ये बिन्नी कोई प्रियंका गांधी या प्रियंका चोपड़ा तो है नहीं कि सारा हिंदुस्तान उसे जानेगा। बिन्नी मतलब मां की केयरटेकर। ओह अच्छा, वह नाम बिंदिया और बाल विधवा। छी, इतनी घटिया बात आप कैसे कर सकते हैं? ये अनमोल वचन मेरे नहीं, आपकी प्रिय दीदी रानी के हैं। उस बार हम लोग मां की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, तब मैंने पूछा था कि यह कौन है। तब दीदी ने आंख के अंधे नाम नैनसुख की तर्ज पर यह जवाब दिया था। ये दीदी भी ना कभी कभी गजब करती हैं। खैर दीदी को छोड़ो और यह बताओ कि तुम क्यों इतनी दुखी हो रही हो? बिन्नी की शादी हो रही है, यह तो खुशी की बात है, पर तुम्हारा सुर तो ऐसा है मानो बिन्नी को कैंसर हो गया हो। बिन्नी के लिए खुशी की बात होगी, पर जरा मां के बारे में सोचिए। उन्हें अब कौन देखेगा? भाई साहब तो सारे झंझटों से मुक्त होकर अमेरिका में जाकर बैठ गए हैं। अब जो कुछ सोचना है मुझे और दीदी को ही सोचना है। बिन्नी की शादी की बात मां को पता है? मां को पता है? अरे वही तो इस नाटक की सूत्रधार है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना इसी को तो कहते हैं। वे ही सूत्रधार है मतलब? अरे उन्होंने ही आगे बढ़कर लड़का ढूंढा है। लड़का क्या, पूरा आदमी है, 2 बच्चों का बाप। बिन्नी की भी उम्र कम तो नहीं होगी, 15 साल से तो यही काम कर रही है। वह 40 की हो चली है। बताइए अब उसकी शादी की क्या जरूरत है? पर मां को जैसे परोपकार का भूत चढ़ा है। कह रही थी कि मेरे बाद इस लड़की का क्या होगा, इसलिए अपने सामने ही उसे सेटल करके जाना चाहती हूं। और पता है, शादी का खर्च भी खुद उठा रही हैं। मुझे और दीदी को भी आदेश मिला है कि 5-5 साड़ियां और एक सफारी सूट का कपड़ा लेकर आना है। बोली कि छोटी बहन की शादी है, कंजूसी मत करना। वाह, मतलब हमारी साली साहिबा की शादी है, तब तो हमें भी नेक दस्तूर मिलेगा। आपको तो बस हरदम मजाक ही सूझता है, स्थिति की गंभीरता को तो कभी समझते ही नहीं है। मैंने मुंह फुलाकर कहा और विषय ही समाप्त कर दिया। बिन्नी की शादी में न जाने का सवाल ही नहीं था। मां का आदेश था तो उसे मानना ही था। ये ना नुकुर कर रहे थे, पर मैंने किसी तरह इन्हें राजी कर लिया। उस शादी में घर के पुरुषों का होना बहुत जरूरी था, इसलिए दीदी से भी कहा कि अकेली ना आए, जीजा जी को साथ जरूर लाएं। मुझे पता चला था, मतलब मां ने ही बताया था कि बिन्नी के भाइयों को यह शादी मंजूर नहीं थी। वे दोनों लड़ने आ गए थे। वे बोले कि आप ये क्या अधर्म कर रही हैं? ब्राह्मणों की कन्याओं पर दोबारा हल्दी नहीं चढ़ती। पर मां ने उन लोगों को डांट डपट कर भगा दिया था। पुलिस का डर भी दिखाया था, पर शादी में दल बांधकर आ गए तो बीच मंडप में हंगामा खड़ा कर दिया तो बिन्नी के भाई लोग मां से वैसे भी खार खाए हुए थे। जब बिन्नी नई नई काम पर लगी थी तो हर दूसरे तीसरे महीने पैसों के लिए आकर खड़े हो जाते थे। मां उन्हें गुड़क देती थी। उसका पैसा मैं बैंक में जमा कर रही हूं, यहां तो उसे जरूरत नहीं है। मेरे यहां खाती है, सोती है, मेरा दिया कपड़ा पहनती है। जिस दिन मैं नहीं रहूंगी यह पैसा उसके काम आएगा। मां के सामने दाल नहीं गलती तो वे लोग अपनी बूढ़ी मां को भेज देते थे। वह रोती झींकती आती और बिन्नी से 150 झटक कर ले जाती। मां की पुरानी महाराजिन जब बूढ़ी हो गई तो अपनी इस भांजी को मां के पास ले आई थी। बोली दुखियारी है बेचारी, बचपन में ही सुहाग छिन गया। भाइयों ने ना पढ़ाया ना लिखाया, उन्हें तो मुफ्त में नौकरानी मिल गई। बेचारी भाभियों की जचकी करते करते ही बुढ़ा जाएगी। उन लोगों से लड़ झगड़कर अपनी बहन को समझा बुझाकर आपके पास ले आई हूं। आप ही इसका कल्याण कर सकती हैं। एकदम गऊ है, आपकी सेवा करेगी और आपके चरणों में पड़ी रहेगी। मां
ने तो जैसे उसका कल्याण का बीड़ा ही उठा लिया। ट्यूटर लगवाकर उसे पढ़ाया, पहले 5वीं, फिर 8वीं, फिर 10वीं का बोर्ड दिलवाया। सिलाई क्लास भी भेजती रही। अपनी सिलाई मशीन उसके हवाले कर दी कि गली मोहल्ले के बच्चों के कपड़े सिलती रहे। अपने पास बिठाकर कढ़ाई बुनाई सिखाई। अब वह पास पड़ोस वालों के स्वेटर बुनकर 25-50 कमा भी लेती है। जिस दिन उसके 10वीं का रिजल्ट आया उस दिन माँ बहुत खुश थी। बोली, चल अब किसी स्कूल में चपरासिन तो बन सकेगी, नहीं तो मेरे बाद बेचारी एकदम सड़क पर ही आ जाती। मेरे बाद आजकल उनका तकिया कलाम हो गया था। इसी के चलते उन्होंने बिन्नी की शादी का बीड़ा उठाया था। 10 जगह बात करके उसके लायक वर ढूंढ निकाला और अब कन्यादान करने को आतुर है। मैंने एक बार कहा भी, माँ तुमने हमारी इतनी चिंता कभी नहीं की जितनी बिन्नी की करती हो। बोली, तुम्हारे पिताजी तुम्हें ऐसे हाथों में सौंप गए हैं कि चिंता पास भी नहीं फटकेगी, पर इस बेचारी का कौन है। फिर वही बात, कभी कभी तो बिन्नी से ईर्ष्या होने लगती है। घर दूर से ही एकदम शादी का घर लग रहा था। रंगीन पताकाएं, फूल मालाएं, बिजली की झालरें तथा आम के पत्तों के बंधनवार, हल्दी कुमकुम के छाप देखकर मन प्रसन्न हो गया था। दरवाजे के अंदर पैर रखते ही एक बुजुर्ग महिला सामने आई। नमस्ते दीदी रानी, पांव लागो कुंवर जी। नमस्ते, मैंने कहा, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं ललिती माँ हूं। ओ माफ कीजिए, बहुत साल पहले देखा था ना, इसलिए पहचान नहीं पाई। शादी में आई होंगी ना आप, स्वागत है। वह मेरा बैग लेने लगी तो मैंने उसे मना कर दिया। पहिए हैं इसमें, खींच कर ले जाऊंगी। दरअसल उनकी हालत ऐसी थी कि वे पहिए वाला बैग भी खींच ना पाती। बहुत ही दुर्बल हो चुकी थी। बाल सन से सफेद हो गए थे, तभी तो पहचान नहीं पाई। तब तक मेरी आवाज सुनकर दीदी बाहर निकल आई। अरे आप लोग कब आए? बस अभी 2 घंटे पहले ही पहुंचे हैं। फिर कमरे में जाते जाते दीदी ने पूछा, स्वागत किसका कर रही थी? बिन्नी की माँ का। वे होस्ट है पगली, तभी तो तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ी थी। मतलब अब वे यहीं रहेंगी। बेटों ने कह दिया है कि बिन्नी की शादी में जा रही हो तो अब वहीं रहना, घर लौटने की जरूरत नहीं है। और हमारी करुणा निधान माता राम ने तुरंत उन्हें अपनी शरण में ले लिया। दिस इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दीदी। हम लोगों को चिंता हो रही थी ना कि बिन्नी चली जाएगी तो माँ का क्या होगा। अब वह समस्या हल हो गई। हालत देखी है उनकी, ये क्या काम करेंगी? काम करने के लिए तो लोग हैं ना दीदी। बर्तन कपड़ों के लिए दुलारी भाभी हैं, साफ सफाई और बाजार हाट के लिए बिरजू भैया हैं, और माँ कह रही थी कि रसोई के लिए भी किसी को रख लेंगी। रख ली। पिछले 8-10 दिनों से बिन्नी को किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने दिया है। ग्रेट, माँ को सचमुच सलाम करने को जी चाहता है। जो भी करती हैं पूरे मन से करती हैं। यह कहो कि जो करती हैं अपने मन का करती हैं, किसी से पूछने ताछने की जरूरत ही नहीं समझती। अब इन देवी जी को रख लिया है जो एक पांव कब्र में लटका कर बैठी हैं। कल को मरमरा गई तो इनके बेटे आकर हंगामा खड़ा कर देंगे। चुप चुप बोलो दीदी, शादी का घर है। मेरे कहने पर दीदी चुप हो गई, पर चेहरे से लग रहा था कि उनकी भड़ास पूरी तरह निकली नहीं है। माँ बहुत खुश हुई। उनकी दोनों बेटियां और दामाद समय से पहुंच गए। उनके आदेशानुसार हम लोग 6 साड़ियां और सूट पीस भी लाए थे। मैं अपनी ओर से एक अमेरिकन डायमंड का हल्का सा सेट भी ले आई थी, पर दीदी का मूड देखकर उस समय निकाला नहीं। सोचा कि माँ को बाद में चुपके से दे दूंगी। बिन्नी मिली तो लिपट ही गई, खूब रोई। मुझे भी रोना आ गया। आखिर इतने दिनों का साथ था। हर साल जब मैं 10-5 दिनों के लिए माँ के पास आती तो वह मेरी इतनी खातिरदारी करती, बच्चों को इतना लाड करती। उसका चेहरा एकदम निखर आया था। उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। शादी की खुशी लड़कियों के चेहरे पर नूर ले आती है। फिर बिन्नी के लिए तो शादी का मतलब था एक अप्रत्याशित सपने का सच होना। आर्य समाज मंदिर में बिन्नी की शादी खूब धूमधाम से संपन्न हुई। करीब आधा कस्बा निमंत्रित था। सबने माँ की खूब जय जयकार की
और ये भी बोले कि तुम्हारी माँ का पीआर बहुत तगड़ा है। मैंने कहा उसी के बल पर उन्होंने अकेले इतने दिन काटे हैं। बारात में कुल जमा 5 लोग थे। दूल्हे की माँ, दूल्हे के भाई भाभी और दोनों बच्चे। सबकी खूब खातिरदारी की गई। कपड़ों और भेंट वस्तुओं से उन्हें लाद दिया गया। दूल्हे की माँ गदगद थी। कृतज्ञ भाव से बोली, बहन जी, आपने मेरा मरना आसान कर दिया, नहीं तो इन बच्चों की चिंता के मारे मैं हलकान थी। विदाई के समय बिन्नी खूब रोई। इतना तो शायद हम दोनों भी अपनी शादी में नहीं रोई थी। और माँ जितना बिन्नी के लिए रोई, हमारे लिए नहीं रोई थी। जैसा कि बेटी की विदाई के बाद होता है, घर एकदम सूना हो गया था। बिन्नी अपनी 15 साल के अस्तित्व की छाप घर के हर कोने में छोड़ गई थी। मुझे डर लगा कि माँ यह सब कैसे झेल पाएंगी। मैंने 2-4 दिन रुकना चाहा तो माँ ने साफ मना कर दिया। बोली, तुम बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़ आई हो। यह मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। ज़माना कितना खराब है, जानती हो माँ, वे सब मेरे पुराने लोग हैं। गंगाराम बरसों से हमारे यहाँ काम करता रहा है और गायत्री, उसी ने तो एक तरह से उन दोनों को पाला है। फिर भी तुम अब लौट जाओ, मेरे अकेलेपन की चिंता मत करना। मुझे तो अब इसकी आदत हो गई है। अगर मैं कहूँ कुछ दिन चलकर मेरे पास रहो तो तुम मानोगी नहीं। इस मामले में खासी दकियानूसी हो। वे सिर्फ हंसकर रह गईं। रात को सोने से पहले माँ ने हम चारों को कमरे में बुलाया और सामने बिठाकर नेक दस्तूर दिया। दामादों को चांदी के गिलास, हम दोनों को साड़ियाँ और बच्चों को लिफाफे। इन्होंने घर पर मजाक किया था, पर माँ ने सचमुच परंपरा का निर्वाह किया। यह सब करने के बाद माँ ने पूछा, अब एक बात बताओ, इस घर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मतलब घर में कितना इंटरेस्ट है? क्यों, बिन्नी के नाम करना है? दीदी तपाक से बोली। माँ ने उन्हें घूर कर देखा, फिर शांति से बोली, बिन्नी को जो देना था मैं दे चुकी। अब कुछ देना पावना बाकी नहीं है। कभी तीज त्योहार पर आएगी तो साड़ी चूड़ी कर दूंगी बस। फिर क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि घर को रखना चाहोगी तो नीचे ऊपर दोनों हिस्से करके तुम्हारे नाम कर दूंगी। और भैया? मैंने पूछा। उसने कह दिया है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हिंदुस्तान वापस नहीं आऊँगा। आया भी तो किसी शहर में ही रहूँगा। तो अब तुम ही लोगों को तय करना है। ऊपर तो किराएदार है ना? मैंने कहा। है तो तुम्हें कौन सा यहाँ रहना है, किराया लेती रहना। वाह, क्या किराया है, दीदी ने व्यंग किया। बेटा, तुम शहर से तुलना मत करो, यहाँ इससे ज़्यादा कोई नहीं देता। फिर इतने से किराए के लिए घर को क्यों बर्बाद कर रही हो? ज़रा भी प्राइवेसी नहीं है। दिन भर बच्चों की चिल्लपों मची रहती है, सो अलग। बेटा, यह घर किराएदारों के हिसाब से बना ही नहीं था। सोचा था कि सब लोग इकट्ठा होंगे तो इतना बड़ा घर तो चाहिए ना, पर सब लोग इकट्ठा कितनी बार आए। एक तुम्हारे बाबूजी की 13वीं पर, दूसरी बार मेरी 75वीं सालगिरह पर, अब शायद मेरी। प्लीज़ माँ, मैंने माँ को टोक दिया तो वे चुप हो गई। फिर दीदी से बोली, सारिका, इस उम्र में प्राइवेसी की नहीं, कंपनी की ज़रूरत होती है। वक्त ज़रूरत पर आवाज़ देने के लिए कोई पास में है, यह एहसास बड़ा सुकून देता है। रही बच्चों की चिल्लपों की बात, तो मैं तो इसके लिए तरस गई हूँ। नाती पोतों की किलकारियाँ सुने अरसा हो गया। पहले छुट्टियों में बच्चे नानी के घर जाते थे, अब शायद वह रिवाज ही ख़त्म हो गया। अब छुट्टियाँ होती ही कहाँ हैं माँ? मैंने कहा। मार्च में स्कूल वाले परीक्षा लेकर रिजल्ट निकाल देते हैं, फिर अप्रैल में नए सेशन शुरू करके छुट्टियों के लिए ढेर सारा होमवर्क दे देते हैं। बच्चे भी परेशान होते हैं और माँ बाप भी। ऊपर से ये हॉबी क्लासेस अलग चल गई हैं। छुट्टियाँ कब शुरू हुई कब खत्म हुई पता ही नहीं चलता। और यहाँ आकर बच्चे करेंगे भी क्या? दीदी बोली। छोटे थे तब भी बोर होते थे, अब तो सवाल ही नहीं उठता। माँ, तुम्हारा दूसरा ऑप्शन क्या है? मैंने दीदी की बातों से माँ का ध्यान हटाने के लिए कहा। दूसरा ऑप्शन यह है कि घर को बेच देते हैं, पैसा तुम दोनों बांट लेना। और भैया? उसने कह दिया है कि जो देना है सारिका राधिका को दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और घर बिक जाएगा तो तुम कहाँ रहोगी? अभी थोड़ी ही, मेरे मरने के बाद। हाँ, एक बात है। क्या? ये बिन्नी की माँ अगर मेरे बाद भी बनी रही तो उसे एक कोना दे देना, पड़ी रहेगी।
दोनों 150 भेजती रहना, उसकी जिंदगी कट जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता कि यह बला तुमने आखिर क्यों पाल ली है। दीदी के स्वर में खासा रोष था। बेटा, एकाकी बुढ़ापा क्या होता है इसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे पास तो फिर भी साधन है, पर जिसे पहने हुए कपड़ों के साथ घर से निकाल दिया गया हो उसके बारे में सोचो। सबके बारे में सोचने का ठेका तुम्ही ने ले रखा है। ये पूर्व जन्म के ऋणानुबंध होते हैं बेटा, नहीं तो बिन्नी मेरे पास ही क्यों आती। दुनिया में और भी तो घर थे। खैर, मैं बिन्नी की माँ का भार तुम पर नहीं डालूंगी। ऐसा करो, घर का जो पैसा आएगा उसमें से 10-5 हजार बैंक में डाल देना। ऐसी व्यवस्था कर देना कि उसका खर्चा पानी चलता रहे। बाद में वह रकम बिन्नी को दे देना। इतना झंझट करने की जरूरत क्या है। वे 5-10 हजार उनके बेटों को दे दो। रुपयों के लालच में वे माँ को रख लेंगे। जो बेटे माँ को घर से बेदखल कर सकते हैं उनका कोई भरोसा है क्या। जीजा जी ने इतनी देर बाद पहली बार मुंह खोला था। वे लोग पैसे भी हड़प लेंगे और माँ को भी भूखों मार देंगे। वैसे भी कौन सी 100 साल जीने वाली हैं। प्लीज सारिका। अच्छा हुआ जीजा जी ने ही दीदी को घुड़क दिया। हम लोगों की तो हिम्मत नहीं थी। उसके बाद कमरे में एक असहज सी चुप्पी छा गई। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए कुछ देर बाद ये बोले, माँ जी, मैं एक बात कहूँ। बोलो बेटा, इसलिए तो तुम सबको बुलाया है कि सबकी राय मालूम हो। यह घर बाबूजी ने इतने प्यार से बनाया है, इसे आपका नाम दिया है। कल को यह बिक जाएगा तो आप लोगों की याद के साथ नाम भी खो जाएगा। जब हम ही नहीं रहेंगे बेटा, तो नाम के ना रहने से या रहने से क्या फर्क पड़ता है। लोग तो चले जाते हैं माँ जी, पर उनका नाम रह जाता है। हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि उसके बाद भी उसका नाम बना रहे। ठीक है, पर इसके लिए क्या करने को कहते हैं। इस घर को बिन्नी की माँ जैसी निराश्रित असहाय वृद्धाओं के लिए आश्रय स्थल बना दिया जाए तो। भाई साहब, आप क्या कहते हैं, इन्होंने जीजाजी से पूछा। आइडिया बहुत अच्छा है, बशर्ते तुम मुझसे कोई डोनेशन ना मांगो। हमारे आपके डोनेशन से क्या होगा, इसके लिए तो हमें कोई एनजीओ पकड़ना पड़ेगा। संदीप, क्यों हम बहनों का हक मार रहे हो। हमारी माताश्री पहले से ही बहुत पहुंची हुई हैं, उस पर तुम नए नए आइडिया परोस रहे हो। दीदी, मैंने सोचा कि यदि यह घर बिक भी गया तो इस छोटे से कस्बे में इसका कितना पैसा मिलेगा। जो मिलेगा उसके भी 2 हिस्से होंगे। 3 कहो, बिन्नी की माँ को भूल गए। फिर तो आपको बहुत हिस्से करने पड़ेंगे। बिरजू भैया के बेटे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई इसी घर से हो रही है। दुलारी भाभी की बहुओं को यहीं से सिलाई मशीनें हासिल होती हैं। ऊपर वाली भाभी मॉन्टेसरी माँ जी के भरोसे ही ट्रेनिंग ले रही हैं। तुम तो बड़े खुफिया निकले दामाद जी। माँ हैरान थी। माँ इतना पुण्य जोड़कर क्या करोगी। यही तो साथ जाएगा बेटा, बाकी सब तो यहीं छूट जाना है। इसी आध्यात्मिक नोट पर वह महफिल बर्खास्त हो गई। सुबह मैं तैयार हो रही थी तो देखा कि दीदी रानी अभी गाउन में ही घूम रही हैं। आप लोग देर से निकलोगे क्या, मैंने पूछा। नहीं, मैं 2-4 दिन रुकने की सोच रही हूँ। सब लोग एकदम चले जाएंगे तो घर सूना हो जाएगा। मैं भी रुकना चाह रही थी पर माँ ने साफ मना कर दिया। तुम्हारे बच्चे छोटे हैं ना, मेरे साथ यह प्रॉब्लम नहीं है। लौटते में मैंने इन्हें रास्ते में बताया। अच्छा है दीदी 2-4 दिन रुक रही है। सब लोग एकदम चले जाते तो घर सूना हो जाता, माँ दुखी हो जाती। तुम्हें क्या लगता है कि आदरणीय दीदी तुम्हारी माँ का अकेलापन बांटने के लिए रुकी है। मतलब जल्दी ही पता चल जाएगा। इनका अनुमान एकदम सही था। सप्ताह भर में ही माँ का फोन आ गया। सारिका, मैं विल बनवा रही हूँ। सोचा मोटी मोटी बातें तुम्हें बता दूं। तुम्हें मरने की इतनी क्या जल्दी पड़ी है माँ। मैं कोई आज ही मरने वाली नहीं हूं, पर हर काम समय से हो जाए तो अच्छा है। पता नहीं बाद में हाथ पैर आंख कान और खासकर दिमाग सलामत रहे ना रहे। तो सुनाऊं। हाँ बोलो। मैंने यह घर तुम्हारे नाम कर दिया, मैं सामान के। दीदी से पूछ लिया है, उसी की सहमति से सब तय हुआ है। मेरे पास जो थोड़ा सा कैश है और 4 चीजें हैं वो उसे दे रही हूं। तुम्हें मेरा कोई गहना पसंद हो तो बता दो ताकि अलग रख दूं। नो चीटिंग मम्मा, मुझे जो दे रही हो वह सिर माथे। अब प्लीज बार बार जाने की बात मत करना, दुख होता है। शाम को ये ऑफिस से लौटे तो मैंने कहा आपने सही अंदाजा लगाया था। दीदी रानी बंटवारे का पूरा प्लान बनाकर ही माँ के यहाँ से विदा हुई हैं। मैंने उन्हें पूरा ब्यौरा सुनाया और कहा
यह घर एक तरह से मेरे नहीं आपके नाम हुआ है। मतलब? आपने उस दिन जो योजना बनाई थी, लगता है माँ को बहुत भा गई है, इसलिए तो घर मैं साजो सामान के सौंप रही हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? 60 साल की जमी जमाई गृहस्थी, बर्तन, क्रॉकरी, पलंग, बिस्तर, अलमारियां, फर्नीचर, लाइट, कूलर, पंखे आदि आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। माँ के ढेर सारे कपड़े भी हैं। मतलब आश्रम की मूलभूत जरूरतें पूरी हो गई हैं। आगे का काम आप देख लीजिए। वे थोड़ी देर चुप रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, राधिका, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम ठगी गई हो? मतलब? तुम्हारे हिस्से तो कुछ नहीं आया। ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्या सचमुच खुश हो? देखिए, खुशी की परिभाषा सबकी एक सी नहीं होती। उस घर में माँ बाबूजी की इतनी यादें हैं कि उसके बिकने की कल्पना मात्र से ही मैं दुखी हो गई थी। अब लग रहा है कि माँ बाबूजी हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहेगा और बोनस में उन लोगों के आशीर्वाद भी मिलेंगे जो उस सुमन वाटिका में आकर रहेंगे। वह कल्पना ही इतनी सुंदर थी कि मुझे रोमांच हो आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।